कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी पहुंच चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वोट वाइब से हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका। आप समझ गए होंगे आज कुछ नंबर की बात होगी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हमारी वॉल तो बता नहीं रही कोई नंबर वाली बात। देवेंद्र जी, कांग्रेस में बंटवारा, कहानी जुड़ती है, लेकिन कैसे? आज अमिताभ जी लेके आए हैं आसाम का सर्वे। अभी अप्रैल और मई में आसाम में होने वाला है चुनाव, मार्च अप्रैल में, तो उसका सर्वे लेकर के आए हैं वो आज। उस सर्वे क्या बताता है? 2 बार से बीजेपी जीत रही है और उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, डोंट माइंड, वो हमारी आज साइड स्टोरी है, असल स्टोरी यही है। और ये कहने की वजह है मेरे पास, मैं आपको बताऊं। कांग्रेस में बंटवारा है, चलिए ना भी कहिए बंटवारा, लेकिन सर अब ऐसा दिख रहा है। असम की इंचार्ज बनी है प्रियंका, असम की स्क्रीनिंग कमेटी की इंचार्ज है ये, और इनकी टीम की बात हम करेंगे। और दूसरा, सर यूपी से 2 ऐसी खबरें आई जिससे लगा कि नहीं, कुछ तो है। इनका जन्मदिन था कल, प्रियंका जी का, और यूपी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 प्रोग्राम लॉन्च किए। एक तो 100 दिन का आउटरीच प्रोग्राम है कि घरों में जाएंगे, बताएंगे सब बातें, और दूसरा एक ओबीसी मोर्चा जो है उनका, वो अलग अलग जातियों के बीच पहुंच बनाने के लिए एक वो काम करेगा। लेकिन उसके लिए दिन चुना गया प्रियंका गांधी का जन्मदिन। ये खास बात है। और प्रियंका जी अभी कहीं शायद मतलब शायद पारिवारिक किसी परिस्थिति में कहीं तो वो हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी ने कुछ ऐसी बात ट्विटर के जरिए बताई थी, इसीलिए उसमें ज़्यादा नहीं जाना हमको। लेकिन ये दिख रहा है सर, और आपको ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ इनसाइट दिख रही होगी कि चाहे स्लोली बट स्टेडीली, धीरे धीरे प्रियंका गांधी जो हैं वो लीडरशिप रोल में या पार्टी के कमांड स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑफिशियल कैपेसिटी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आप आसाम वाली बात आपने बता दी, मैंने आपको यूपी का उदाहरण दे दिया। क्या है ऐसा? नहीं, एक ये तो दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को फेज आउट करने की कोशिश हो रही है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी को हटा दिया जाएगा और प्रियंका गांधी जो है अध्यक्ष बन जाएंगी या लीडर अपोजिशन बन जाएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे, और राहुल गांधी इसमें खुद मदद कर रहे हैं। वो साल में ज़्यादा समय जब विदेश में बिताएंगे, चाहे जो है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, चाहे चुनाव चल रहा हो, वो देश में ही नहीं रहेंगे, तो सवाल ये है कि उनकी भूमिका तो अपने आप कम हो जाएगी। देखिए, पावर स्ट्रक्चर में कभी वैक्यूम नहीं रहता है जी। आप जगह खाली करेंगे तो कोई ना कोई उसको भरने के लिए आ जाएगा। उस पर आप बहस करते रहिए कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। और वही होता हुआ जो है कांग्रेस में दिखाई दे रहा है कि प्रियंका का रोल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के न चाहते हुए भी बढ़ रहा है। न चाहते हुए भाई, इतने लंबे समय तक अगर प्रियंका वाड्रा को आने नहीं दिया गया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, मतलब शुरुआत हुई 2019 के लोकसभा चुनाव से और फिर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब जाके ये मिला है असम का। बेसिकली असम का चुनाव प्रियंका गांधी देख रही हैं, अब ये क्लियर है। हाँ, मतलब चुनौती है एक तरह से कि मतलब हम हार रहे हैं, चुनाव जीत के दिखाओ अगर करिश्मा है तो। उस चुनाव में मतलब वैसे तो कांग्रेस के लिए आप किसी राज्य के बारे में कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन वहाँ मुकाबला जो है ममता विश्व शर्मा से है। केरल के बाद कहीं मुकाबले में भी है तो वहीं है ना, असम में। केरल और पंजाब 2 जगह कह सकते हैं इस साल जहां चुनाव में, अगर उनकी बात कर लें। हाँ, केरल के बाद वहीं पर है, और क्योंकि वहाँ 2 ही पार्टियां हैं। एग्जैक्टली। तो वो राहुल गांधी का एक सर्टिफिकेट आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनका एडमिशन कैसे हुआ सेंट स्टीफेंस में, कि शूटिंग कंपटीशन उनके लिए कहते हैं अरेंज करवाया गया कि नहीं पता नहीं। 4 पार्टिसिपेंट थे, वो चौथे नंबर पर आए, इसलिए उनको स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिल गया। तो ये उसी तरह की कोशिश है कि भाई 2 ही पार्टियां हैं, तो कांग्रेस नंबर 2 पर तो रहेगी ही, तीसरे नंबर पर जा ही नहीं सकती है, कितना भी कांग्रेस कोशिश कर ले। और वहाँ जो परिस्थिति है उसमें लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए ये गौरव गोगोई जो है ज़रूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे वो
सब पे सर आ जाते हैं डिटेल में 2 मिनट में, लेकिन अब ये जो यूपी में कल इनके जन्मदिन पर जो 2 इनिशिएटिव कांग्रेस ने लॉन्च किए, इसमें कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वही जो शुरू में मैंने बात कही कि राहुल गांधी को फेज आउट करने की कोशिश है। अच्छा, भाई आप एक्टिविटी मतलब बढ़ाएंगे, उनका जो है पब्लिक एक्सपोजर बढ़ाएंगे प्रियंका का, तभी तो वो होगा। अचानक कोई घोषणा नहीं होने वाली है कि अब से पार्टी जो है प्रियंका गांधी चलाएंगी। होगा ये धीरे धीरे, और इतना सहज दिखेगा कि जैसे कोई परिवर्तन हुआ नहीं, इसी तरह से चल रहा था। उस तरह से उसको मतलब एक सहज रूप में दिखाने की कोशिश है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार पहले भी मिल चुका है, लोकसभा में भी 2019 में, 22 में विधानसभा का, तो वहाँ से शुरू करना जो है बड़ा नेचुरल लगता है। उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझकर कोई योजना के तहत, रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो इसका मतलब है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे। अगर प्रियंका गांधी का उनकी एक्टिविटी बढ़ने वाली है, उनका स्टेचर बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो राहुल क्या करेंगे? तो राहुल क्या करेंगे, ये सवाल जब भी शुरू में बात होती थी कि प्रियंका भी आए राजनीति में, तब ये सवाल उठता था। कांग्रेस पार्टी में जब कई युवा नेता थे, तब भी ये सवाल होता था कि अगर ये बढ़ेंगे तो राहुल गांधी का क्या होगा, उनके लिए चैलेंज होगा। तो भाई 21 साल हो गए, कब तक आप मतलब प्रोटेक्शनिज्म का भी एक टाइम लिमिट होती है ना। तो सर वो बेपरवाह है। जैसे कल ही बता दिया था देवेंद्र जी ने कि वो उनका आज का प्रोग्राम जो है, विदेश से लौटने के बाद उनका एक प्रोग्राम ऊटी का या कहीं का लगा हुआ था, तमिलनाडु में कहीं, और आपने बिल्कुल ठीक बताया था। मैं अभी वो तस्वीर आ रही थी देख रहा था जी, वहाँ पे वो कोई मिशनरी स्कूल है, उसके कार्यक्रम में वो गए हुए थे, तो मैं वो तस्वीरें देख रहा था तो वहीं थे। अच्छा, आज एक खबर और उड़ गई, वो आपने कहा आपकी नजर में आई कि नहीं आई, कि सुबह अचानक तनुज पूनिया जो है सांसद यूपी में, पीएल पूनिया के बेटे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हौला दी कि राहुल गांधी जी राम मंदिर का दर्शन करेंगे, और अभी तक इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ था निर्माण, और भी धर्मध्वज भी नहीं लगी थी, तो अब मोदी जी ने वो काम कर दिया। तो ये नहीं कहा कि नेहरू जी इसीलिए सोमनाथ नहीं गए थे, पूरा नहीं हुआ था। कवर को चेक कराया गया तो यार दिल्ली वालों का कोई प्रोग्राम नहीं राहुल जी का मंदिर जाने का। वैसा उनका होता भी नहीं। जैसे महाकुंभ को लेकर भी कांग्रेस के में ये चर्चा थी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनका यह मानना था कि जाना चाहिए कुंभ के दरमियान, और कांग्रेस के लोगों का कहना था कि राहुल गांधी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की और ये ठीक नहीं रहेगा। तो राहुल गांधी उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या नीति रहेगी, और खबर गलती होनी थी जो कि हुई। और दूसरी चीज़ प्रियंका गांधी के संदर्भ में देखें सौरभ, तो एक चीज़ एकदम से तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के लिए यूपी में सेंट्रल स्टेज पर यही रहेंगी। अच्छा, चाहे ऑब्जर्वर के तौर पे रहें या किसी और भूमिका में रहें, लेकिन रहेंगी यही। उसके पीछे वजह ये है, 2 चीज़। पहली बात तो कि पार्टी के लिहाज से अगर आप सोचें तो ऐसा कद्दावर चेहरा उनके पास है नहीं, भले ही वायनाड के सांसद हो, लेकिन रायबरेली वाले नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ कि जब गठबंधन को लेकर आपको अखिलेश यादव के साथ बात करनी हो, तब अखिलेश यादव अजय राय से तो बात नहीं करेंगे ना अविनाश पांडे से वो बात कर सकते हैं। तो वहाँ प्रियंका गांधी के स्टेचर की बात होगी। जैसे आपने देखा होगा कि बाई इलेक्शन में 10 सीट दोनों में केमिस्ट्री भी अच्छी है। हाँ, 10 सीट पे बंटवारा नहीं कर पाई ये लोग बाई इलेक्शन में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो जब 403 सीटों पे बंटवारे को लेकर बात होगी तो फिर कौन होगा? तो प्रियंका गांधी का जो स्टेचर है अखिलेश यादव के साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से। और राहुल गांधी को एक बात और ये समझ में आ गई होगी कि पिछली बार यूपी की जनता ने तो 2 लड़कों की दोस्ती को ऑलरेडी वो खारिज कर चुके हैं, तो अब दोस्ती का कोई नया फार्मूला अख्तियार करके देखा जाए। तो अचानक से उस समय चुनाव के समय ना करना हो, उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेशन के तहत इस स्टेप को आगे किया गया है। आगे आने वाले दिनों में और भूमिका दिखेगी। अभी आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी और कांग्रेस पार्टी की, उसमें कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के जो नेता आए थे, प्रियंका गांधी ने उनको पर्सनली चिट्ठी लिखा था धन्यवाद के लिए। अच्छा, कि आप इतने लोगों को लेके आए। तो आप सोचें कि भाई उत्तर प्रदेश में संगठन के हिसाब से प्रियंका गांधी कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग जिलों के जो कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे इस रैली में शिरकत करने के लिए, सबको प्रियंका गांधी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर धन्यवाद ज्ञापन किया था। ये सब राहुल गांधी की डिक्शनरी में नहीं, ये सब राहुल गांधी, ये सब वो इससे अलग सोचते हैं। छोटा काम। आप कहेंगे कि बातें सारी यूपी की हो रही हैं, असम का सर्वे सामने बैठा है मेरे, लेकिन ठीक। आपने ये सर्वे कभी नहीं कराया कि कांग्रेसी क्या चाहते हैं, कौन लीड करे? अगर आप देखें तो एक बड़ा तबका कांग्रेस में काफ़ी टाइम से इस बात को कह रहा है कि प्रियंका गांधी को अब पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि 2014, 19 और 24 ये तीनों चुनाव तो लार्जली राहुल गांधी के लीडरशिप में लड़े गए। तो एक बड़ा तबका अब प्रियंका गांधी को फोरफ्रंट में देखना चाह रहा है। यूपी में आई थिंक इमरान मसूद जी का एक बयान भी था। यूपी एक नेचुरल किया उन्होंने। हाँ, यूपी एक नेचुरल ये भी था है क्योंकि यूपी में पिछली बार भी प्रियंका गांधी को कमान मिली थी और सीटें ज़्यादा आई नहीं थी।
आई थिंक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक उनका कैंपेन था, उन्होंने गैल्वनाइज किया था वोटर्स को, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो उस लिहाज से भी आई थिंक 2022 में ऑलरेडी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सॉफ्टली एक ट्रांसफर ऑफ कमान प्रियंका गांधी के पास थी, और अब इस बार लार्जली ऐसा देवेंद्र जी कह रहे हैं वो कमान संभालेंगी। अगर आप ऑल इंडिया में जब आप कांग्रेस के समर्थकों से या लीडर से, स्टार कैंपेनर्स की बात करें, तो आपको राहुल गांधी से ज़्यादा डिमांड प्रियंका गांधी की मिलेगी, क्योंकि उनके स्पीचेस ज़्यादा प्रभावी हैं। पार्लियामेंट में भी अगर आप देखेंगे तो अभी उनके स्पीचेस अच्छी खासी चर्चा हुई है, और उनका रैपो भी जो एक राहुल गांधी का रैपो, आई थिंक किरण रिजिजू जी का बयान भी है इस बारे में कि एक राहुल गांधी का जो रिलेशनशिप और रैपो है अपोजिशन लीडर्स के साथ, और एक प्रियंका गांधी का है, वो टी पार्टी के भी जो फोटोज काफी फेमस थे। तो इन सब लिहाज से अब देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो कि भाई राहुल गांधी लार्जली पॉलिसी लेवल, मैनिफेस्टो लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करे, और कैंपेनिंग, ग्राउंड मोबिलाइजेशन एटसेट्रा या आउटरीच का काम प्रियंका गांधी देखें। तो ये आपने जब ये जैसे इन सारे रोल्स में अभी प्रियंका जी असम में तो दिखाई दे ही रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन, वैसे तो मोटे तौर पे क्या स्क्रीनिंग कमेटी मतलब सर टिकट कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए ना, कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए, तो अभी तो फिलहाल वो रोल है, लेकिन वही है मेन, चुनाव से पहले तो मुख्य चीज़ वही होती ही है। और अब सर्वे पे मैं आ जाता हूँ। देखिए बंगाल के चुनाव की हम लोग अक्सर बात कर लेते हैं, हमने एक दिन केरल भी डिस्कस कर लिया था। आसाम स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को कुछ हो सकता है छोटा लगता हो, 126 सीटें हैं शायद, और 14 लोकसभा सीटें हैं, और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सीट है, स्टेट है, 2 बार से वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी की सरकार कैसे बनी। कल प्रदीप सर जो है वो काफ़ी उन्होंने बताया था, 2011 के इलेक्शन में 5 सीट थी, और 2016 के इलेक्शन में 60 सीट हो गई। 5 से 60, 12 गुना बढ़ गई पार्टी की सीटें 5 साल के अंदर। और उसके अगले चुनाव में उन्होंने 2021 में भी रिटेन किया, वो 60 सीटें। तो ये जो जंप है, ये अब बीजेपी के समर्थक इसके आदी हो गए कि ये बिलीवेबल है। इसीलिए कर्नाटक वाली बात भी हम लोगों ने डिस्कस तो की थी, लेकिन उसको कोई खारिज नहीं कर रहा अमित शाह जी की बात को कि केरल में भी ऐसा हो सकता है। नहीं, वो अलग डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। असम में अभी आपका सर्वे क्या कर रहा है? 2-3 मोटी मोटी बातें बता दूं मैं। जैसे पहला सर्वे वोट 5 का अमिताभ जी ने जो कराया है, उसमें पहला सवाल आपने पूछा आपको सरकार की परफॉर्मेंस कैसे लगी। एक्सेलेंट कह रहे हैं 38%, गुड कह रहे हैं 20%, तो ये लगभग 58% लोग कह रहे हैं अच्छा या बहुत अच्छा। और इसके बाद आपने ये पूछा है कि अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं, तो हेमंता बिश्वा शर्मा को 48% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन 42% लोग गौरव गोगोई को देखना चाहते हैं। 6% की लीड है हेमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर। लेकिन हमने ये बिहार में भी देख लिया, नंबर 1 पर तेजस्वी चलती रहे, और परिणाम क्या हुआ था। फिर आपने इशू पूछा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हर चुनाव में सबसे आगे आता ही है, तो वो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो कि आप किस पार्टी या अलायंस को वोट करेंगे। यहां पर थोड़ी सी चर्चा करने वाली चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां गैप जो है एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अंदर, ये मेरे ख्याल से 2.5% का गैप है, 2.5-3% वोटिंग परसेंट का गैप, मतलब फिलहाल प्रेफरेंस में जो है वो लीड एनडीए को जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये मतलब डिसाइसिव है अभी के हिसाब से आपका सर्वे? अभी अनडिसाइडेड वोटर्स भी लगभग 20% है। एक चीज जो आसाम में समझने वाली है कि डिलिमिटेशन हुआ है 2024 लोकसभा से पहले 23 तो, में। हाँ 23 में तो 41 विधानसभा सीटें थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी या डोमिनेंट मानी जाती थी, वो अब घट करके 26 हो गई, 40 से 26 हो गई, 41 से 26 हो गई। अब अगर आप लोकसभा का चुनाव देखेंगे, दोनों कांग्रेस और भाजपा को बराबर वोट शेयर है, 38% और बट आई थिंक 11 सीटें बीजेपी को और 2 या 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। एक सीट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मार्जिन 10 लाख था। अब वो AIUDF से जो ली थी सीट, वो वाली सीट धुबरी सीट, अगर इस सीट को हटा दें तो वोट शेयर 37-30 हो जाता है। एक सीट से मार्जिन 7% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को। 15 लाख वोट, 80 लाख वोट पड़े थे टोटल, उसमें से 15 लाख वोट सिर्फ एक सीट पे मिले। तो थोड़ा वोट शेयर यहाँ पर जो डिफरेंस है वोट शेयर का, वो सीट शेयर कन्वर्जन आपको लगेगा कि बहुत कम है, क्योंकि सीटें जो 41 थी मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड, वो एक श्रिंक करके 26 हो गई, जहां पर आपको ये अभी 2.5% की लीड सीटों में बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि
दोनों के तो वोट शेयर, दोनों पार्टीज का वोट शेयर बराबर था और 9 और 3 था, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन ही वैसा हो गया है सीटों का। तो फिर क्यों आप मतलब इसको डिसाइसिव नहीं कह रहे हैं कि मतलब अभी नहीं, डिसाइसिव इसलिए नहीं कह रहा हूं कि डिसाइसिव इन द सेंस कि भाई 20-22% लोग अभी भी अनडिसाइडेड है। अब वो किस तरफ करवट बदलते हैं वो अलग बात है, ठीक है। ये लीड जो है, ये 2.5% की लीड सीटों में सब्सटैंशियल हो सकती है, जैसा लोकसभा में भी हमको देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस डिलिमिटेशन। अब यहाँ पर ये जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाला जो हम लोग बात कर रहे थे, वो यहाँ कैसे असम में कैसे प्ले में आता है? आप जरा वहाँ देखिए ना, वहाँ लीडर्स कौन है? गौरव गोगोई, उधर से हेमंता बिस्वा शर्मा, रिलेटिवली यंग, बल्कि यंग ही है पॉलिटिक्स के हिसाब से तो हेमंता बिस्वा शर्मा बिल्कुल पूरी तरीके से यंग है। अग्रेसिव लीडरशिप, ऐसी जगह पर आपको एक ऐसे कैंपेनर की जरूरत है जो उस स्तर पर जाके मुकाबला कर सके। जैसे योगी आदित्यनाथ का आपको अगर मुकाबला करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हेमंता बिस्वा शर्मा से भी कैंपेन में लड़ना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। और गौरव गोगोई काउंटर करते मुझे तो नहीं दिख रहे अभी तक सर उनको। नहीं, देखिए गौरव गोगोई का ज़्यादा, या कांग्रेस का भी कहें, अपर असम में है। 3-4 तरह के वोट हैं अपर असम में। एक तो अहम, जिस समाज से गौरव गोगोई खुद आते हैं। दूसरा है टी गार्डन के एम्प्लॉइज़ का, वर्कर्स का। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तमाम स्कीम्स चलाई हैं टी गार्डन वर्कर्स के लिए। 5 साल का मौका था कांग्रेस के लिए उनके बीच में काम करने का। दूसरा एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मियाँ वोट। मियाँ वोट वो है, मतलब मियाँ मुसलमान से नहीं, मतलब मुसलमान ही हैं, लेकिन वो बांग्लादेश का एक ज़िला है मेमन सिंह, वहाँ से आए हुए बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और क्राइम भी करते हैं। लीगल इलीगल मतलब इन्फिल्ट्रेटर या नागरिक? अब तो लीगल हो गए हैं, मतलब ये 71 में आए तो जो है हाँ लीगल हो गए। तो उनसे जो असम का मुसलमान है, जो वहाँ का स्थानीय मुसलमान है, वो भी परेशान है कि क्राइम ये करते हैं और बदनाम पूरी कम्युनिटी होती है। तो इसलिए, और दूसरा जो है, जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो स्कीम 10,000 की उद्यमी वाली चली थी बिहार में, वो शुरू कर दी है। 8,000 रुपये। हाँ, उसके अलावा जो है 1,250 रुपये जो है महिलाओं को मिलता था, उसको 1,500 रुपया कर दिया। ये मुस्लिम वाली बात पे एक डेटा मुझे दिखा, उससे वो रिलेट होता है सर आपकी बात से, कि आपने कहा कि वहाँ जो नेटिव मुसलमान जो है वो बांग्लादेश से आए मुसलमान से वो भी त्रस्त है कि भाई इनकी मुस्लिम वर्सेस बंगाली मुस्लिम, उनको बंगाली मुस्लिम। वो जो आपका पहला सवाल है कि आप सरकार की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं, तो ये बहुत सब अलग अलग कैटेगरी से जाके बात करते हैं, जेंडर वाइज, एज वाइज। तो सोशल ग्रुप वाइज जब आप देखेंगे तो उसमें 21% मुस्लिम कह रहा है एक्सेलेंट और 11% कह रहा है गुड। सरकार की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं असम में? हेमंता बिस्वा शर्मा, जो एक स्पीच उनकी पूरी नहीं होती यहाँ कहे बगैर जिनकी, उनको 32% मुसलमान कह रहा है अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे AIUDF है, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, उसको हेमंत, अब वहाँ असम में परसेप्शन ये है, जो वैसी का बाहर है नॉर्थ में, कि ये बीजेपी की बी टीम है, AIUDF। हाँ, और AIUDF के बदरुद्दीन अजमल का व्यापार हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत बढ़ा है। सब तरह की सुविधा दी है। वैसे भी वो ज़्यादातर समय बम्बई में रहते हैं, अपना व्यापार देखते हैं, चुनाव के समय 4-6 महीने पहले आते हैं। अब उनका अभी हाल में एक बयान आया है कि कांग्रेस ने हमको अप्रोच किया था अलायंस के लिए। हमने कहा आप दोनों पार्टियां कम्युनल हैं हमारी नज़र में, जितनी कम्युनल बीजेपी है उतनी ही कांग्रेस, बराबर तो जाइए। हाँ, तो वो जो वोट था, जो मतलब कहते हैं कि सीटें बढ़ जाती थी दोनों की अगर दोनों में अलायंस हो जाए। हालांकि तरुण गोगोई कभी पक्ष में नहीं थे कि ये AIUDF रहे हैं ना, ये साथ में कांग्रेस एक बार रहे, जब गौरव गोगोई को चार्ज मिला तब साथ में रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा कि नहीं, ये तो अलग सवाल है। जो अभी अमिताभ जी ने बात कही, डिलिमिटेशन जो 2023 में हुआ, उसमें बड़ी होशियारी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने काम किया। एक तो किया कि जो मुस्लिम इलाकों में हिंदू थे उनको काट दिया, कि पूरी तरह से कुछ हिंदू वोटों के सहारे भी मुस्लिम कैंडिडेट जीतते थे। अब वहाँ मुसलमानों के बीच में ही लड़ाई होगी। 23 से 26 सीटें ऐसी हो गई हैं जहाँ जो भी जीतेगा मुसलमान जीतेगा, लेकिन मुसलमानों के बीच में ही लड़ाई होगी। तो किस पार्टी का जीतता है या इंडिपेंडेंट जीतता है, वो एक अलग सवाल है। दूसरा, उस
मुस्लिम वोट की जो बहुलता है, मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर है तो उसको कम करने के लिए, अगर नहीं कम हो सकता हिंदू वोट जोड़ के, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा जोड़ के, तो क्या किया, रिजर्व कर दिया कई सीटें, एससी हो गई, एससी सीट हो गई, तो वहाँ से ही हिंदू ही होगा, एससी ही होगा, मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं हो सकता है। तो इस तरह के बहुत से काम किए हैं और 2023 का जो डिलिमिटेशन था उसका असर 2024 में लोकसभा में दिखाई भी दिया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं, दूसरा आप किसी भी असम के व्यक्ति से, गुवाहाटी के व्यक्ति से बात कीजिए, डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है, उसका बड़ा असर है। वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अभी जो क्या चिप्स का सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगी है, तो ये सब बड़ी अजीब सी बात है सर, ये कितना 40% मुस्लिम वोट हो गया ना, तो 60-40 है, उसमें बीजेपी जीत के आ रही है 2 बार से विधानसभा। उसके पीछे वजह सौरभ सबसे बड़ी चीज़ वही है कि उनका जो फोकस है ना वो एकदम से सेंट्रलाइज है कि कहाँ जहाँ मजबूत हैं वहाँ अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जैसे इस बार के चुनाव में कुल जो 126 सीटें हैं उनमें से 105 पे बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ पूरी ताकत लगा रही है, ठीक। बाकी 21 सीटों को मान के चल रही है कि इस पे हमें कम से कम संसाधन खर्च करने, ये हमारे पास आएंगे नहीं। और उन 105 में इनका अपना आकलन है कि अराउंड 80 to 90 कहीं हमें जाना है, उस रूप में कोशिश की जा रही है। का तो दावा है एक दूसरी चीज 100 में 105 लड़ेंगे और इतने तो हर हाल में, और प्लस एलाइज। अच्छा, एजीपी के जैसे वो मान के चल रहे हैं कि 9 सीट तो एजीपी को, 9 से 10 तो उनकी आएगी। बीजेपी अपना बढ़ा के 60 अभी है, उसको बढ़ा के 80 लेके जाना चाह रही है। अब इसके पीछे जो उनका मेथड जो है, पीएम जब पिछली बार गए थे तो वहाँ पीएम ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, जो सोर्सेज हमें जानकारी मिली कि वो सीधे सीधे आपको समझ में आ गया कि जो वोट चोरी की बात कही जाती है, वोट चोरी का फॉर्मूला असम में क्या है, कि पहले ये लोग बूथ जीतने का प्रोग्राम बनाते थे बीजेपी के लोग अलग अलग राज्यों में, कि जिस बूथ पे आप कमज़ोर हैं वहाँ अपनी ताकत लगाएं। वहाँ पे पन्ना प्रमुख को पृष्ठा प्रमुख बोला जाता है। तो उस पृष्ठा प्रमुख के हिसाब से पीएम का ये निर्देश था कि एक एक मतदाता को आप चिन्हित करें, जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं अगले 100 दिन तक हमारा एक एक कार्यकर्ता इस तरह से उनके घर जाए जैसे उनकी फैमिली का मेंबर हो जाए, और वहाँ पर उनको ये समझाए कि क्यों हम ज़रूरी हैं। और उसमें जो नैरेटिव दिया जा रहा है वो 2, एक तो डेवलपमेंट कि 2016 से पहले का असम कैसा था, 2016 के बाद का असम कैसा है, और दूसरा असमिया आइडेंटिटी कि असम को कैसे बचाना है। उसमें वो जो मियाँ वाला फैक्टर है उस एंगल पे लेके जाके, तो मतलब एक तरफ आपको इमोशन पे लेके जाना है, दूसरी तरफ आपको डेवलपमेंट का जो सीधे सीधे मॉडल है वो दिखाना है। बहुत जो अहम रोल अदा हो जाता है वो मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत बिस्वा शर्मा का। सौरभ, कोई भी अधिकारी या बीजेपी का कोई भी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से 5 मिनट के अंदर जवाब पा सकता है। अच्छा, और वो 24/7 उनका चालू रहता है। रात में 2 बजे मैसेज कीजिए, पता नहीं आदमी सोता कब है, और फट से अगले 5-7 मिनट के अंदर जवाब आ जाएगा, यस नो, जो भी करना, पार्टी का इंस्ट्रक्शन देना हो, पार्टी के लोगों को या अधिकारियों को जो बताना हो। अगर उनको कहीं कुछ डाउट हो तो सीधे फिर कॉल करके उसको पूछ लेंगे, समझ लेंगे। तो स्टेट की लीडरशिप वैसी है। पीएम अमित शाह लगातार लग जा ही रहे हैं। पिछली बार भी जैसे एचएम गए थे तो वहाँ बैठक में उन्होंने यही कहा है कि पीएम का होना, बड़े शहरों का होना, बड़ी रैली का होना, ये सब चीज़ ठीक है, सब होगा, लेकिन जो हमारी असली ताकत है कि एक एक वोटर्स तक हम पहुंचते हैं, उस पर पूरी ताकत से लगी है। 2 प्रभारी जो बनाए गए हैं, जैसे हरीश द्विवेदी पहले से वहाँ प्रभारी हैं, बहुत ग्राउंडेड रह के काम करते हैं। यूपी वाले आपको ध्यान होगा कि बिहार में भी वो प्रभारी थे, बिहार का रिजल्ट कैसा रहा, बंगाल के चुनाव में भी उनको लगाया गया था, तो बहुत ग्राउंडेड रह के काम करते हैं। और जैसे अगर अभी प्रभारी बीजेपी जब अपॉइंट कर देती है सौरभ, तो अगर आप चेक करना चाहे, वैजयंत पांडा, हरीश द्विवेदी, वैजयंत पांडा भी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय इनका वहीं बीतना है, क्योंकि लगातार इनको टास्क दिया जाता है। अच्छा, एक टास्क होगा 1 सप्ताह का, एक 10 दिन का, एक 15 दिन का, मतलब लगातार वो आप चल रहे होते हैं और डेली फिर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। महीने में ज़्यादा वक्त वहीं बीत रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन लोगों का वही बीतता है। गौरव गोगोई उसके ठीक उल्टा, वो 55 सीटों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि 55 सीटों, उनका मानना है कि इसमें से अगर मेजॉरिटी जीत लेंगे तो दूसरा बोडोलैंड के जो हेमराम है ना नेता, वो काउंसिल, बोडोलैंड काउंसिल में जीते हैं वो। अब उनके सामने बड़ी दुविधा है। कहा यह जाता है कि वो गौरव गोगोई से मिले हुए हैं अंदर से। गौरव गोगोई को भी लगता है कि ये जो है 12-13 सीट जीत के आ सकते हैं और ये हमारे साथ आ जाएंगे। 64 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए, तो उस पर गौरव गोगोई का काम उस तरह से चल रहा है। लेकिन काउंसिल को जो पैसा मिलता है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है,
तो अगर बीजेपी से नाता तोड़ लिया, मतलब बीजेपी को स्पष्ट हो गया कि आप जो है उधर मिल गए हैं, तो दूसरी मुश्किल हो जाएगी। तो और दूसरी ये सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की ये है कि संगठन नहीं है। बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। वो समस्या सर इनके एक सबसे बड़ी समस्या इनके सर्वे में सामने आई है। इन्होंने आपसे ये सवाल आपने केवल बीजेपी कांग्रेस के लिए पूछा कि आप विपक्ष जो भी है उसके जैसे बंगाल में हम बीजेपी के लिए पूछा। अच्छा, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ कांग्रेस द कांग्रेस इज फेसिंग इन असम? सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की क्या है? 25% लोगों ने कहा है इन फाइटिंग फैक्शनलिज्म। अब बताओ, अंदर खाने जो इनके यहाँ चल रही है, लड़ाई चल रही है, 25% आम वोटर इनको जवाब दे रहा है कि कांग्रेस की मेजर प्रॉब्लम ये। अब ये कैसे ठीक करेंगे प्रियंका जी? हेमंत बिश्व शर्मा तो डंके की चोट पे कहते हैं ये बात, ओपनली कहते हैं ये आधी कांग्रेस तो मेरी है। उन्होंने एक बार राहुल गांधी गए थे एक मीटिंग में, तो अंदर जो बात हुई थोड़ी देर में, इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बोलते हैं, इधर हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि मीटिंग में राहुल गांधी मेरे बारे में ये बात कर रहे थे। तो अंदर मीटिंग में कितने लोग बोल रहे, किनसे बोल रहे होंगे राहुल गांधी, बाहर आके बता दिया। फिर वो अगली रैली में गए जहां जाने वाले थे, तो उसके बारे में भी दोबारा बोल दिया उन्होंने। और वो उनका काम करने का जो सर्व तरीका रहा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे पहले। नहीं, आप बोलिए, मैं इसी पॉइंट पर उनके पास जाता हूँ। तो पिछले दिनों जो उनकी एक बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा जैसे बीजेपी के सामने जो चैलेंजेज है वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है एंटी इनकम्बेंसी। कम से कम 20-22 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उस पर सीधे उनका ये कहना था मुख्यमंत्री का कि उसमें ये नहीं देखना है कि कौन मेरा करीबी है, सभी मेरे करीबी हैं, सब मेरे लोग हैं, पार्टी सबसे ज्यादा करीबी है। तो जहां भी कोई कैंडिडेट सर्वे में लगे कि ये गड़बड़ है, पार्टी का टॉप लीडरशिप आसानी से उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं, ये चीफ मिनिस्टर भी कह रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसमें इसका ठीक उलट हो रहा है। 22% लोग एक्चुअली कह रहे हैं कि एमएलए से नाराजगी है लेकिन पार्टी से नहीं। सो वही है, 20-25 लगभग % बीजेपी हर जगह अपने एमएलए को चेंज करती है। प्रदीप सर जो बात कह रहे हैं, एक्चुअली जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है वो एनडीए का हिस्सा है। अब उसने ज्वाइन कर लिया है, उसने बोला है अलग लड़े थे, फिर बाद में हाँ एनडीए के साथ लड़ेंगे। तो अब दोनों बोडोलैंड की पार्टियां एनडीए में है अभी तक, यूपीपीएल और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। मोस्टली यूपीपीएल हो सकता है कि कांग्रेस के साथ उसका अलायंस हो जाए, तो क्योंकि अब ये भी एक अलायंस हो गया और बोडोलैंड पीपल फ्रंट ने अभी बोडो काउंसिल के चुनावों में स्वीप किया है, 40 में से 28 सीटें जीती हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा की जो इमेज है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनके स्कीम्स, और उन अभी जो 8,000 रुपये पर मंथ की स्कीम है, ड्रग्स पे उन्होंने बहुत तगड़ा कंट्रोल किया है। ये भी आपके सर्वे में आ रहा है इशूज में, ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल किया है। और जो पहले क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत है, पार्क्स बहुत है, वहाँ पर जो एक इलीगल जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, इंक्रोचमेंट और तो जानवरों को मार करके जो हजारों एकड़ जमीन जाता था, उस पे भी बहुत बहुत कंट्रोल किया है। तो इसकी वजह से सिंगल हॉर्न राइना मतलब लगभग खत्म हो गया। और पीएम अभी 17 को जा रहे हैं काजीरंगा। मतलब हेमंत बिश्व शर्मा इन ट्रू सेंस पॉपुलर लीडर है वहाँ। इज अ पॉपुलर लीडर। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हिंदुत्व कार्ड, दोनों का वो एक अमेलगमेशन। बंगाल और असम एक साथ होगा चुनाव सर? एक साथ होगा। तो मतलब गांधी फैमिली की लीडरशिप का एक और मतलब नए साल में पहला इम्तिहान जो है वो मेनली वो हमें आसाम के कॉन्टेस्ट में दिखाई दे। बंगाल मतलब अर्लीस्ट पहले चुनाव की बात नहीं, साथ ही होंगे। केरल भी साथ ही है, मतलब हाँ आसाम को एक आध हफ्ता पहले, बट सही बात है एक साथ ही होगा। केरल, बंगाल, तमिलनाडु। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक ही स्टेट है पूरे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, व्हिच इज आसाम लार्जली। सो मतलब टास्क बड़ा कटआउट है, और क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ बिल्कुल लीडरशिप रोल में। सर एक चीज में हम और बात करना चाह रहा था कि हम पहले कई बार चर्चा की है, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम की हमने कई बार बात की कि इनके साथ कौन कौन लोग हैं। जैसे अभी एक आपने नाम भी लिया था, वो भी माना जाता है कि इनके कैंप में है। सो क्या कोई यंगर लीडरशिप कल्टीवेट कर पाई है कांग्रेस पार्टी जैसे बीजेपी ने कर ली है? ऐसा दिखाई तो नहीं देता। मतलब अगर करीबी होना कल्टीवेशन है तो बहुत से हैं, जमीन पर उनका कोई असर है, वोट ला सकते हैं, संगठन खड़ा कर सकते हैं, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। कांग्रेस में कभी बात चर्चाएं होती हैं ये उस रूप में? उनका काम करने का तरीका भी कांग्रेस का अगर आप देखें ना तो वो आपको समझ में आएगा कि हवाबाजी वाली पॉलिटिक्स वहाँ ज़्यादा होती है। बहुत ग्राउंडेड रह के बहुत काम करें, इस तरह की चीज़ वहाँ होती नहीं है। अच्छा, हमेशा तो यही चला था 2014 से पहले तक कि गांधी परिवार के करीबी हैं, गांधी परिवार के नाम पे उसी आधार पर आपकी पूरी नेतागिरी तय होती थी। तो संगठन को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया जाए, संगठन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए, संगठन के सहारे आप आगे बढ़ें, ऐसा वहाँ करने की परंपरा रही नहीं है।
कोशिश बहुत ज़्यादा हुई बीच में, लेकिन वो क्योंकि डीएनए में नहीं है तो उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या इस तरह के इनके करीब जो भी नेता आप देखें तो वो शोसेबाजी वाले ज़्यादा नजर आएंगे बनस्पत इस पे कि इनकी तरफ भी, प्रियंका गांधी की तरफ भी वो रहते हैं तो वैसे ही है ना, जैसे उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है सोशल कि मीडिया पर एक्टिव रहो, जैसे दिखाई दो। जैसे ये अब ओपनली कहा जाता है भी राहुल गांधी कैंप में वो सब एनजीओ स्टाइल से पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, मतलब उनमें से कोई भी ऐसा कोई जमीन का नेता नहीं है, लेकिन जैसे इधर सोशल मीडिया वाले ज्यादा है। हाँ, उनकी तुलना में ये आपको ज्यादा पॉलिटिकल नजर आएंगे राहुल गांधी की टीम की तुलना में। लेकिन जब आप बनाने बीजेपी से कंपेयर करेंगे, अटैक करने में अपोजिशन को, और बीजेपी से जब आप कंपेयर करेंगे संगठन के मामले में, तो वो उस तरह की इंटेंसिटी नजर नहीं आती। लेकिन इकोसिस्टम का एक कैप्चर हो गया है, लेफ्ट इकोसिस्टम का कैप्चर कांग्रेस के इकोसिस्टम में नहीं। लेकिन जैसे अब जैसे आपने भी बात संगठन वाली की थी, भाई कोई और राज्य है जहां पर किसी और पार्टी ने आपकी जमीन ले ली है, यूपी है, बिहार हो गया, इवन तमिलनाडु चलिए मान लेते हैं उस सेंस में, लेकिन यहाँ तो दो ही पार्टियां जैसे हमने बात की, तो यहाँ पर कैसे एक पार्टी का स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कैसे गायब हो सकता है? 5 साल आपको काम तो करना पड़ेगा ना। गौरव गोगोई डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनके तो और स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब हाँ पीसीसी चीफ और सीएम चेहरा है, तो उनकी तो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लीजिए हाफ है, क्योंकि कई डिबेट्स पे तो गौरव गोगोई को दे दिया गया है सबसे पहले बोलने के लिए। तो उनका फोकस जो है वो पूरा का पूरा स्टेट में है नहीं पिछले 5 साल से। तो वोटर को लगता है कि भाई ये 6 महीने पहले, 1 साल पहले आप इस स्टेट में ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही क्योंकि चुनाव आया है। और संगठन में अगर आपने किसी और के ऊपर छोड़ा है तो उतनी बारीकी, उतना मॉनिटरिंग टॉप की, जो यहाँ पर देवेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई पीएम की, एचएम की, हिमंत बिश्वा शर्मा की, इंचार्ज की, मुझे लगता है कि नितिन नवीन भी एक बार सह प्रभारी थे आसाम में, छत्तीसगढ़ में सॉरी। तो इस टाइप की जो हर लेवल की इंटेंसिटी वो मिसिंग है। तो उसका असर है कि भाई वोटर को भी कांग्रेस का कार्यकर्ता 6 महीने 3 महीने पहले चुनाव के दौरान ही दिखता है। आप कल्पना करें ना सौरभ, देश के प्रधानमंत्री असम का कोई एक वोटर अगर बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है तो उसके लिए कार्यकर्ता डिप्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो उससे आप समझिए कि इंटेंसिटी किस लेवल की है, कि कहाँ पूरी मतलब ताकत अगर लगानी है तो किस रूप में लगानी है कि पूरा झोंक देना। जबकि इनको पता है कि हाँ वहाँ स्टेट लीडरशिप हिमंत बिश्वा शर्मा के तौर पे बहुत इफिशियंट है, जो चुनाव प्रभारी आपने लगाए हैं या जो संगठन के प्रभारी हरीश द्विवेदी या वजंत पांडा, इन लोगों का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वजंत पांडा दिल्ली में भी थे। तो सब कुछ होने के बावजूद अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस रूप में इन्वॉल्व हों, जैसे अभी जब पीएम जा रहे हैं 17-18 को, हालांकि हुआ तो वो सरकारी का प्रोग्राम, लेकिन 17 को रात में एक प्रोग्राम होगा वहाँ स्टेडियम में, देखिएगा ज़बरदस्त भीड़ नजर आएगी। और चैलेंजेस से कैसे उभरा जाता है, अभी जैसे जुबिन मेहता वाला जो हुआ था एपिसोड, सौरभ 20 लाख लोग अगर सड़क पे हों तो सोचिए कि मुख्यमंत्री के लिए कितना बड़ा चैलेंज था। कोई और मुख्यमंत्री होता तो उसकी धज्जियां उड़ गई होती, और उस समय ऐसा लग भी रहा था कि शायद इनके हाथ से ये मामला निकलेगा, क्योंकि वो सेंटीमेंट का इशू था। और अब आप देखिए फिर आपने एकदम टर्नआउट ऐसे किया, और उसके पीछे वजह यही होती है कि एक तो मेहनत करने की क्षमता, आप ग्राउंडेड हो, ग्राउंड पे पल्स पकड़ रहे हो, और कोई कमी नजर आ रही है तो उसको करेक्ट कर रहे हो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 20-22 विधायकों के खिलाफ है तो ये बीजेपी के टॉप लीडरशिप इसका आकलन कर चुका है। और जब आप समस्या अपनी जानते हैं तो आप सुधार कर लेते हैं, जब समस्या जानेंगे नहीं तो आंख मूंद के बस वही आप नैरेटिव चलाते रहे। जैसे वोट चोरी बताया ना कि वोट चोरी कहाँ हो रही है वो देखने की जरूरत है, कि मेहनत करो वहाँ पे। जुबिन मेहता का मुद्दा ऐसा था कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुद्दा है वो टॉप, वो दिख रहा है इनके सर्वे में भी, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे पर कहाँ है, क्या स्टैंड है, कुछ पता ही नहीं। सर फाइनल कमेंट जो एक शब्द ने इस्तेमाल किया, पल्स पकड़ना, मुद्दा समझना, लोगों की मन की बात पढ़ पाना, इसमें आपको प्रियंका जी कहीं कुछ बेहतर दिखती है क्या? भाई देखिए, ओपिनियन एक चीज़ है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दूसरी चीज़ है। लोकसभा और विधानसभा दोनों में देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ जो भी उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, जो भी काम किया है उत्तर प्रदेश में, वहाँ अगर नहीं पकड़ पाई, उनके इंचार्ज रहते हुए और राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो अपना लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, और वो भी कहाँ से, अमेठी से। तो कितनी पॉलिटिकल पल्स पर पकड़ है, आप अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी था कि
प्रियंका गांधी को जो कर सकती थी वो उन्होंने किया था। अब सामने चैलेंजर इतना बड़ा हो, नरेंद्र मोदी की अगर आंधी चल रही हो तो उसके आधार पे आप किसी के पोटेंशियल को बहुत ज्यादा आकलन करें, वो भी ठीक नहीं। तो अभी आप कुछ चुनाव देखना चाहेंगे आगे? मतलब राहुल गांधी की तुलना में हमेशा प्रियंका को बेटर देखना पौने चाहिए। 400 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हाँ, लेकिन यूपी को हारना जीतना तो एक अलग चीज वहां है। पे जब आंधी मोदी और योगी की हो तो फिर उसमें क्या ही बचता है। अभी वो कह रहे हैं यूपी से मत जज कीजिए, आसाम से कर लेंगे। आसाम से आसाम ठीक है, ठीक है, ठीक है। आसाम देखिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी अगर बीजेपी जीतती है, हाँ। तो प्रो इनकम्बेंसी का जो एरा है, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार 15-15, 20-20 साल की सरकारें हो गए, 10 साल तो हो गए अभी। तो इसलिए देखिए, भी important। तो आज असम की बात हो गई और प्रियंका जी की लीडरशिप का अगला इम्तिहान जहां तय है वहां की आपको ग्राउंड कुछ रियलिटीज ही पता चली। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। इम्तियाज जी बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र धन्यवाद आपका।